जी, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। जी सर, वी आर गुड सर। चलिए, आपकी बहुत मदर कैसी है सर? नाउ सी इज फाइन, अच्छी हैं, ठीक है अब तो। जी, चलिए, कल की क्लास में हम लोग सेक्शन 99 तक पढ़ चुके थे। आज जो है सेक्शन 100 हम लोग डील करेंगे। आईपीसी का एक अति महत्वपूर्ण धारा है और जिसके बारे में भ्रांतियाँ बहुत सारी हैं, तो उन भ्रांतियों को भी क्लियर करेंगे। तो सेक्शन 100 क्या पावर देता है एक व्यक्ति को? सेक्शन 100 कहता है कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कोजिंग डेथ। ये कह रहा है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। सेक्शन 100 हमें वो परिस्थितियां बताता है जिन परिस्थितियों में हम हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। यदि हमारे ऊपर कोई हमला हो तो हमें अपने शरीर के प्राइवेट डिफेंस के जो अधिकार हमें मिला हुआ है, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए किन परिस्थितियों में और किन हमलों के विरुद्ध हम जो है मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, ये सेक्शन 100 बता रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 100 देखते हैं। कहता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रेस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द assailant if the offense which occasions the exercise of the right to be of any of the descriptions hereinafter enumerated namely। तो 100 का जो पहला पैराग्राफ है ये कह रहा है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में। पूर्ववर्ती अंतिम धारा कौन सी पढ़ी है हमने? 100 से पहली धारा कौन सी है? कल्पना 99 है, निश्चित सी बात है। तो सेक्शन 99 में जो निर्बंधन हमें बताए गए, उन निर्बंधनों के अध्याधीन रहते हुए, ठीक है, हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है एतस्मिन पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है। तो यहाँ आपको 7 प्रकार के अपराध 100 बताता है जिन अपराधों के विरुद्ध आप हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। देखिए, ये पहले जो सूची थी 2013 से पूर्व तक, ये सूची 6 अपराधों की थी। 6 प्रकार बताए गए थे इसमें कि इन इन अवस्थाओं में आप जो है हमलावर की मृत्यु अगर कारित कर देते हैं तो आपकी वो मृत्यु कारित करना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन 7वां जोड़ा गया है 2013 का 13वां एक एक्ट, इन्होंने संशोधन अधिनियम पारित किया था, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013। 2013 का 13 यानी कि 2013 का 13वां एक्ट था और वो दंड विधि संशोधन था। उसकी धारा 2 के द्वारा 3 फरवरी 2013 से 6 के स्थान पर 7 परिस्थितियां अब ऐसी हो गई हैं जिन परिस्थितियों में आप हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई समस्या भाई किसी को? नहीं सर। जी, अमित, क्लास में अपने साथी मोहित जी, वो शोभित जी कहाँ हैं भाई? शोभित जी नहीं क्लास में आ रहे हैं, कहीं बिजी हैं, क्या मामला है? सर शोभित जी की जो कुछ तबीयत भी होती है और बाकी उनके एक पशु जो भैंस है वो बीमार है। वो अच्छा, उनको लेकर के थोड़े से अलर्ट है। कोई बात नहीं, मैं कोई भी बात कल नहीं था, मैं बाहर था, कल मैं अटेंड नहीं कर पाया क्लास। चलिए, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, तबीयत ठीक हो जाएगी तो आ जाएंगे। तो इसमें 7 प्रकार इन्होंने बताए हैं जिन अपराधों के विरुद्ध आप जो है हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। तो फर्स्ट कहता है सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट।
पहला कह रहा है कि ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। तो यदि आपके ऊपर कोई ऐसा हमला करता है जैसे हमले से आपके मन में ये युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो जाए कि यदि मैंने हमलावर को ना मारा तो हमलावर मुझे मार देगा। देखिए शोभित जी आ गए हैं भाई, शोभित जी का नाम लिया जी। चलिए क्या समझे? तो पहला बता रहा है कि ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से ये आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट अगर ये कह रहा है कि यदि आप पे ऐसा हमला किया जा रहा है कि जिसका अगर आपने प्रतिरोध ना किया तो सामने वाला आपको मार देगा, तो ऐसी परिस्थिति में आपको सेक्शन 100 ये राइट देता है कि आप हमलावर को अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। सेकंड कह रहा है सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। और दूसरा कह रहा है कि ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपैती होगा। तो यदि आपको घोर उपैती वाली परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है तो घोर उपैती वाली अगर कोई ऐसा हमला आपके ऊपर प्रतीत हो रहा है कि इस हमले का यदि मैंने प्रतिरोध ना किया और इसको सामने वाले को मैंने ना मारा तो मुझे घोर उपैती होने की आशंका है, तो घोर उपैती हो जाने वाले हमले के विरुद्ध भी आपको 100 का जो सेकंड वाला ये हिस्सा है, इसका जो 7 इसमें हिस्से बताए गए हैं, 7 परिस्थितियां बताई गई हैं, तो जो सेकंड वाली कंडीशन है वो घोर उपैती के विरुद्ध भी हमलावर की मृत्यु तक कारित करने का आपको अधिकार प्रदान करता है। इज दैट क्लियर? थर्डली कह रहा है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। ये कह रहा है बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। यदि किसी स्त्री पर कोई व्यक्ति बलात्संग करने की नीयत से हमला करता है और उस स्त्री को ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसे ना मारा तो ये मेरा रेप कर देगा, मेरा बलात्कार कर देगा, तो वैसी स्थिति में रेप का प्रयास करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सेक्शन 100 की जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी परिस्थिति है, वो कहती है कि आप ऐसे हमलावर की मृत्यु तक भी कारित कर दें तो आपको सेक्शन 100 का बचाव मिलेगा। इज दैट क्लियर? फोर्थली कह रहा है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। और चौथा कह रहा है कि यदि प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला, यदि किसी व्यक्ति पर कोई व्यक्ति हमला इस प्रकार इस आशय से करता है कि वो उसके साथ अननेचुरल ऑफेंसेस जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, वैसा अपराध करने की नीयत से, ठीक है, कोई हमला करता है, तो अननेचुरल सेक्स के ऑफेंस के खिलाफ भी आपको जो चौथी कंडीशन है, जो चौथा हिस्सा है, जो चौथी सर्कमस्टेंसेस है, वो आपको ये अधिकार प्रदान करता है कि आप ऐसे व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर दें। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वन फिफ्थली कह रहा है कि एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्टिंग। यदि व्यापरण या अपहरण करने के आशय से कोई हमला किया जा रहा है किसी व्यक्ति पर, तो वैसी अवस्था में भी वहाँ मृत्यु तक कारित की जा सकती है हमलावर की। इज दैट क्लियर? सिक्सथली कह रहा है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confined a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release। छठा कह रहा है कि इस आशय से किया गया हमला कि यदि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदृश प्रतिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो जो छठा हिस्सा है वो आपका जो रोंगफुल कन्फाइनमेंट है, रोंगफुली अगर किसी को आप कन्फाइन ऐसी अवस्था में कर दो कि भाई वो किसी लोक प्राधिकारी की कोई हेल्प ही ना ले पाए अपने आप को रिहा कराने के लिए, उस कन्फाइनमेंट से बाहर आने के लिए, तो वैसी परिस्थिति में
अगर भाई आपको किसी ऐसे स्थान पर बंद कर दिया जाए कि जहां आपके पास कोई अवसर ही नहीं है अपने आप को उस कन्फाइनमेंट से बाहर निकालने का, तो अल्टीमेटली वैसे कन्फाइनमेंट का अंतिम परिणाम क्या होगा? आप वहाँ जब तक जीवित रह सकेंगे, जब तक आपको खाना पानी ये व्यवस्था सब नहीं मिलेगी, तो आप कितने दिन उसमें जीवित रह पाएंगे? तो नेचुरल सी बात है कि यदि ऐसी परिस्थिति में आपको कोई कन्फाइन कर रहा है और आपको पता है कि इस कन्फाइनमेंट से ऐसी अवस्था में मैं कन्फाइन हो जाऊंगा कि मैं बाहर, मेरी आवाज़ मेरी बात किसी लोक प्राधिकारी तक नहीं पहुंच पाएगी जिससे कि मैं रिहा हो पाऊं, तो ऐसी अवस्था में उस कन्फाइनमेंट का अंतिम परिणाम आपकी मृत्यु भी हो सकता है ना। तो वैसी अवस्था में यहाँ छठे पार्ट में आपको वैसे कन्फाइनर की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार सेक्शन 100 आईपीसी का छठा हिस्सा देता है। इज दैट क्लियर माय डियर? यस सर। जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें सातवां जो ये जोड़ा गया प्रावधान, ये सातवां 2013 में मैंने आपको बताया है कि 2013 का 13वां एक्ट है और जिसकी धारा 2 से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 का 13, और ये 3 फरवरी 2013 से प्रभावी हुआ। तो सेवंथली कह रहा है कि एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be consequence of such act। तो देखिए, सातवें हिस्से में अम्ल को इन्होंने शामिल किया है, एसिड को। तो यदि आपके ऊपर कोई अम्ल फेंकने का कृत्य करता है या अम्ल फेंकने का प्रयत्न करता है या आपको अम्ल पिलाने का, देने का प्रयत्न करता है और युक्त रूप से आपके मन में आशंका कारित हो जाती है कि ऐसे कृत्य का परिणाम अन्यथा गौरवपैती कारित होगा, तो वैसे एसिड अटैकर के विरुद्ध आपको सातवां पार्ट 100 का जो है मृत्यु तक कारित करने की अनुमति प्रदान करता है। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है भाई? फिरोज खान, कल्पना, अमित, कुलदीप? जी सर। जी सर। आवाज़ भी मेरी क्लियर आ रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है सर। जी। रीति, समझ आया आपको सेक्शन 100? हाँ जी सर। हाँ, सेक्शन 100 पे प्रीलिम्स में अक्सर सवाल पूछा ये जा सकता है आपसे कि आपसे पार्ट पूछ लेगा कितने हिस्से हैं, कितने प्रकार हैं। तो पहले ये 6 थे, अब 7 हो गए हैं, तो ये एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ 7 प्रकार बताए हैं, 7 अवस्थाएं बताई हैं, जिन अवस्थाओं में आपको ये राइट सेक्शन 100 प्रदान करता है कि आप ऐसे हमलावर की यदि मृत्यु तक कारित कर देते हैं तो आपको अपवाद का लाभ दिया जाएगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा के आपके अधिकार को मान्यता इसीलिए दी गई है कि भाई आप इन परिस्थितियों में यदि मृत्यु तक कारित कर रहे हैं तो सेक्शन 100 आपको जो है वो कवर करेगा। इज दैट क्लियर? सेक्शन 100 आपको कहीं कुछ समझ ना आ रहा हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको नहीं क्लियर हुई हो, तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम सेक्शन 101 की तरफ चलें। जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेक्शन 101 कह रहा है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कोजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। 101 बात कर रहा है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने का होता है। तो ये जो 7 परिस्थितियां हैं इसमें तो आप मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। 101 बता रहा है कि कब आपका ये अधिकार मृत्यु कारित करने के अन्यथा अपहानि कारित करने का है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इफ़ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन enumerated in the last preceding section, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant, but does extend under the restrictions mentioned in section 99 to the voluntary causing to the assailant of any harm other than death। तो 101 ने ये बता दिया कि अगर परिस्थितियां उन 7 परिस्थितियों से भिन्न हैं, इन 7 परिस्थितियों में आपका मामला नहीं आ रहा है, तो इन 7 परिस्थितियों से अन्यथा आप जो है हमलावर को ऐसी अपहानि कारित कर सकते हैं जिससे मृत्यु कारित ना हो। मतलब कि आपको केवल और केवल 100 में बताई गई 7 परिस्थितियां साबित करने पर ही आपको मृत्यु कारित करने पर छूट मिलेगी,
अन्यथा आपको यदि ये 7 कंडीशन नहीं है और इन 7 कंडीशन के इतर जाके आप 101 कह रहा है कि आप 101 में जो है इन 7 कंडीशन के अलावा यदि आप हमलावर पर आप काउंटर कर रहे हो अपनी तरफ से, तो आप वहाँ मृत्यु कारित नहीं करेंगे, बल्कि मृत्यु से इतर कोई अन्य अपहानि कारित करके आप अपने आप को बचाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। सर लायबिलिटी तो उसी पर रहेगी ना जो इसका लाभ लेना चाहेगा। बिल्कुल, अगर वो कहता है ये तो बिल्कुल सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट है ना, ये साफ साफ कहता है कि ये साबित करने का भार आपके ऊपर ही है, यानी कि एक्यूज के ऊपर ही है कि आप साबित करेंगे कि आपका मामला अपवादों के अधीन आ रहा है। ठीक है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है प्रीलिम्स में। वहाँ 4 ऑप्शन दे देते हैं, अभियोजन, अभियुक्त, है ना, और 2 ऑप्शन और दे देंगे उठा के कि बताओ भाई आपका मामला, गवाह, है ना, ये 3-4 ऑप्शन उसमें दे देंगे। तो वहाँ आपको सीधा सीधा एक्यूज़, देखिए एक्यूज़ के ऊपर बर्डन है, वहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ जो है किस पे लाई कर रहा है, एक्यूज़ पे लाई कर रहा है, वो बताए भाई। सॉरी, वैसे तो नॉर्मली प्रोसिक्यूशन पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है, किसी भी मामले को साबित करने का भार किस पे होता है, प्रोसिक्यूशन पे होता है, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें तो। बाकी अगर हम कुछ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कोर्ट के सामने कि सर मेरा मामला तो जो है ना वो साधारण अपवाद में आ रहा है, तो कोर्ट कहेगी कि आप साबित करो कि आपका मामला साधारण अपवाद में आ रहा है। प्रोसिक्यूशन पे नहीं आप डाल सकते, ये एक्यूज़ को ही साबित करना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया ये कह रहा है 101, यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है। तो अंतिम जो धारा है, पूर्वगामी अंतिम धारा कौन सी हुई, 101 से पूर्वगामी धारा सेक्शन 100 हुई। तो ये कह रहा कि उसमें प्रगणित भांतियों में से यदि किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक नहीं होता, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अध्याधीन, देखिए धारा 99 का निर्बंधन आपके साथ साथ चलेगा। जहाँ भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करना चाहोगे, वहाँ आपको सेक्शन 99 में जो ब्रेक आप पर लगाए हैं, आपके अधिकार पर लगाए हैं, उन ब्रेक्स का भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अध्याधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। तो 100 और 101 का मंतव्य आप समझ गए होंगे, क्या कहता है 100 और क्या कहता है 101। जी कौन बताएगा? एनु। सब एक्सरसाइज तो तभी होंगे। हाँ, क्या कह रहे हो शोभित, दोबारा बोलो। ये राइट ऑफ डिफेंस एक्सरसाइज सर, जो कीवर्ड है वो तो इसका वो है ना, नियर एप्रहेंशन, रीजनेबल एप्रहेंशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ युक्तियुक्त आपके अंदर आशंका उत्पन्न होनी चाहिए, है ना। एप्रीहेंशन के बिना तो कुछ है ही नहीं भाई। यदि आपके अंदर कोई एप्रीहेंशन ही नहीं है, कोई आपको युक्तियुक्त ऐसी कोई आशंका ही नहीं हो रही है, तो फिर काहे का प्राइवेट डिफेंस। ठीक है ना। तो 100 और 101 के बारे में मैं बात कर रहा था। एनु 100 और 101 में क्या समझे आप, बताओ जरा। सर 100 में तो ये है कि जो 7 ये दिए गए हैं क्लॉज, अगर उनमें आपके साथ इनमें से कोई भी एक एक्ट होता है तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में मतलब डेथ तक जा सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट। बिल्कुल बिल्कुल। और जो 101 है सर, उसमें ये है कि आप केवल इतना ही अपने सेल्फ डिफेंस में इतना ही बचाव करें कि सामने वाले का जो है वो अटेम्प्ट टू डेथ में ना आए। हाँ, क्योंकि 101 किसी और उसमें जा सकते हैं, यानी कि उसे आप किसी और तरीके से हार्म कर सकते हैं, मार कर, मतलब सॉरी चोट पहुंचाकर किसी और, मतलब वो डेथ तक नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई। आपको कोई हल्का फुल्का छेड़ रहा है, आपको कोई आपका बाल नोच रहा है ना, या कोई आपको चूटी काट रहा है, तो ऐसी अवस्था में आपकी मृत्यु का तो आपके मन में कोई भय नहीं आ रहा, न मृत्यु हो सकती उससे। तो वैसी अवस्था में आप उसकी मृत्यु थोड़ी कारित कर दोगे।
100 में जो 7 अवस्थाएं हैं, केवल वो 7 अवस्थाएं आपको मृत्यु कारित करने का राइट प्रदान करती हैं, और 101 जो है वो एक्सक्लूजन है। उन 7 के अलावा कोई भी अपराध हो, 7 के अलावा कुछ भी हो, वहाँ आप मृत्यु कारित नहीं करेंगे, वहाँ आप उसको कई अन्य अपहानि कारित करके अपने आप को बचा लेंगे। ठीक है सर, एक डाउट है। हाँ बताइए। सर 101 में जो ये बात कह रहा है सिर्फ डेथ की कह रहा है सर, और ये साथ में 99 को मेंशन कर रहा है। तो 99 में तो सर डेथ और ग्रीवियस हर्ट दोनों है, कि जब तक कि हमें एप्रीहेंशन डेथ और ग्रीवियस हर्ट का नहीं होगा तब तक हम एक्ट नहीं करेंगे सर अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट। नहीं, और यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की बात अलग है, वो पब्लिक सर्वेंट के लिए स्पेशल व्यवस्था दी हुई है। 99 में जो निर्बंधन लगाए गए हैं वो पब्लिक सर्वेंट वाली बात एक उन्होंने अलग से डाल दी कि पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध तो आप तभी इस्तेमाल करोगे अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यदि वो अपने लोक सेवक होने के नाते कोई कार्य कर रहा है। तो भाई पहले वहाँ दो स्पष्टीकरण है उसमें। पहले में लोक सेवक डायरेक्टली बताया गया है और दूसरे में लोक सेवक के निर्देशों के अधीन कार्य करता हुआ कोई अन्य व्यक्ति बताया गया है। ठीक है, तो उनके खिलाफ तो आप केवल उन अवस्थाओं में जाओगे जब आपको आशंका हो जाए घोरोपैती और मृत्यु कारित होने की, तब तो आपके राइट वहाँ भी एक्शन में आ जाएंगे। और यहाँ 101 ये बात कर रहा है कि मृत्यु या घोरोपैती जो 100 वाली 7 कंडीशन है उनके अलावा यदि आपके ऊपर कोई बात हो रही है तो वैसी बात में आप मृत्यु कारित नहीं करेंगे, बल्कि मृत्यु से इतर कोई ऐसी अपहानि करके अपने आप को बचा लेंगे जो आप किसी को मार नहीं पाएंगे। उसमें किसी को अगर मार दिया आपने तो आप क्या कर दोगे, आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिलंघन कर दोगे, उल्लंघन कर दोगे, क्रॉस कर दोगे उसकी लिमिट को। ठीक है ना। चलिए 102 देखते हैं। सेकंड सर थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर है हाँ, कि जैसे कि ये यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है ये बट डज एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99 हाँ to the voluntary causing of to the assailant of any harm other than death, कि डेथ के अलावा और कुछ, हाँ, मतलब वो ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है सर। हाँ, कर सकते हैं मृत्यु के अलावा, हाँ मृत्यु के अलावा उसके भिन्न कोई अपहानि। मारोगे नहीं 101 में, मारने का राइट आपको केवल 100 में जो 7 अवस्थाएं दी है वही मिला हुआ है बस। उसके अलावा उन 7 परिस्थितियों के अलावा 101 ने आपको 7 को तो आपने 100 में कवर कर लिया, और 100 के अलावा 101 में उन 7 के अलावा कोई भी आपके साथ कुछ हो रहा है तो वहाँ रेस्ट्रिक्शन तो आपके ऊपर 99 वाले रहेंगे। यानी कि आपके पास यदि पब्लिक अथॉरिटी तक पहुँचने का समय है तो आप पब्लिक अथॉरिटी से सहायता लेंगे, ना कि वहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल करेंगे अपना। समझे। देखिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको 99 के अध्याधीन रहते हुए मिला हुआ है। यदि आपके पास 99 के तहत आपको कोई अवसर है कि आप ऐसे हमलावर के विषय में आपके पास जो है पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक अथॉरिटीज़ वो है उपलब्ध, तो फिर आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है। मैंने आपको बताया है कि जो 99 है वो ब्रेक लगाता है। हमारा कोई भी अधिकार हमारा एब्सोल्यूट नहीं होता ना भाई, कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता है। तो मैं आपको बार बार बताता हूँ, अगर कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट हो जाएगा तो निरंकुशता आ जाएगी। क्या समझे जी जी। अगर 99 के निर्बंधन को हटा दो तो बस मौका मिलते ही चौका मारेगा बंदा। जी सर। ठीक है ना। तो अब 102 बात करता है कि कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। ये कह रहा है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंस एज सून एज a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offence, though the offence may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger or to the body continues। देखिए 102 ये बता रहा है कि आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का कब तो जन्म होगा और कब इसकी मृत्यु होगी। किसकी? राइट टू प्राइवेट डिफेंस की।
क्या समझे? कब तो ये आपका प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है, और कब तक ये बना रहेगा, और कब ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है। किस क्षण? जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया ना गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। क्या समझे? 102 से कुछ समझ आया भाई? जी सर। क्या समझ आया? जी सर, टेक्निकल अप्रोच में नहीं जाएंगे सर। जैसे ही ये थोड़ा भी डाउट लगेगा, मतलब वो रीजनेबल होना चाहिए, हाँ। तो उस टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो डर खत्म होता है तब रुकना पड़ेगा सर। हाँ। ऐसा नहीं कि हम फिर बदला ले रहे हैं। बिल्कुल, मतलब कि ये आपको खुद मुख्तियार नहीं करता है कि भाई आपको एक बार राइट मिल गया और राइट मिलते ही आपने मतलब कि आपको पूरा ये मिल गया राइट कि आप उसको अगले बंदे को जो है भले ही वो मतलब अब वो उस स्थिति में नहीं है कि आपके मन के अंदर जो आशंका थी वो अब समाप्त हो गई है, ठीक है। तो उस समाप्ति के बाद जो है आपका जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, सीज हो जाएगा, ठीक है। तो 102 बैलेंस करता है, ये बताता है कि कब ये स्टार्ट हो रहा है और कब तक ये बना रहता है। तो सारा खेल जो है वो आपके अंदर जो एप्रीहेंसन है, जो रीजनेबल एप्रीहेंसन है, जो भय है अपने शरीर के प्रति, तो जैसे ही वो एप्रीहेंसन आपके मन में पैदा होती है, युक्त आशंका, ये युक्त आशंका मेन रोल प्ले करती है यहाँ। युक्त आशंका पैदा हुई, आपका शरीर का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न हो गया। जैसे ही युक्त आशंका समाप्त हुई, आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी समाप्त हुआ। इज दैट क्लियर? 102 में किसी को डाउट भाई कुछ? सर इसमें एक जजमेंट है सर। हाँ। बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एयर 1991 की है सर। उसमें बोला था अ पर्सन हु इज एप्रीहेंडिंग डेथ ऑफ बॉडली इंजरी कैन नॉट वेइंग गोल्डन स्केल्स इन द स्पर ऑफ द मोमेंट। कि उस टाइम पे वो उसको हम बिल्कुल ऐसे एक पेडेंटिक अप्रोच नहीं देखेंगे, बिल्कुल हम उसका एक एक चीज की हाँ कि हो सकता था नहीं हो सकता था, हम गोल्डन स्केल में नहीं देखेंगे सर। मतलब कि आपको उसको सोने की तरह नहीं तोलना, कहने का मतलब ये है। जी जी, है ना, जैसे सुनार तोलता है ना, बिल्कुल तोला मासा में, बिल्कुल इतना संभव नहीं है उसको तोलना। जी, जब वो डेथ एप्रीहेंड कर रहा है तो वो स्टार्ट कर सकता है उस टाइम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये एप्रीहेंशन जो है ये डिपेंड करती है सर्कमस्टेंसेस पर, क्या क्या परिस्थितियाँ हैं उस टाइम, है ना। तो ये सब फैक्ट पे डिपेंड करती है सारी कहानियाँ, है ना। जी। वैसे ये जो मोस्टली हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये जनरल एक्सेप्शन वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये मुझे प्रैक्टिकल से ज़्यादा एकेडमिक ज़्यादा लगता है आज की डेट में, है ना। जी सर। हाँ, जी कि सर। बस एकेडमिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो इसे। बाकी कोर्ट के अंदर तो हमें आज तक 22-24 साल तो हमें भी वकालत करते हो गए, हमने कहीं देखा नहीं कोई प्राइवेट डिफेंस का किसी को लाभ दिया हो कोर्ट ने, है ना। कभी नहीं मिलता सर। हाँ, जैसे ही आपने अपने प्राइवेट डिफेंस में गोली गाली किसी को चला दी, वो मर गया, बोले भाई चलो 302 में अंदर चल, आप लाख चिल्लाते रहो जी ये हमलावर था, मेरे ऊपर हमला कर रहा था, मैंने बचाव में चलाई है, तो बोले बाद में केस आया था सर अब से 2 साल पहले। वो मर्डर का केस था गाजियाबाद का, मतलब गाजियाबाद से ट्रायल उसका ट्रांसफर होके नोएडा आया था। तो उसमें इतना रीजनेबल जो ये बात आती है ना, रीजनेबल एप्रहेंशन, वो इतना जबरदस्त था कि दिन में एक घटना हुई कि कुछ कहा सुनी हुई, मकान के सामने कुछ सामान बिल्डिंग मटेरियल का डालने के ऊपर, और शाम को करीब जो एक्यूज है, एक्यूज के घर पे जो मृतक को भी लेके आया और करीब 15-16 लोग और थे, एंड दे ऑल वर आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, और सभी ने एक साथ विद एक्सॉर्टेशन
हाँ। दे अटैक्ड अपॉन हिम। और उस पे मतलब स्टोन पेल्ट, मतलब वहां बहुत सारे स्टोन बाद में मिले जो आईओ ने भी मैप बनाया, वो सब किया, और उसका गेट भी तोड़ दिया घर का। उसने जब मौका, तो इससे ज्यादा रीजनेबल एप्रीहेंशन क्या होगा? सही बात है भाई, इससे ज्यादा तो उसकी जो लाइसेंस की राइफल थी वो निकाल के ले आया अंदर से, और उसने एक फायर गेट पर टारगेट करके ऐसे ही चला दी गोली। हाँ, वो बड़ा, वो जो मेन असाइलेंट था उसका जो बेटा उसके साथ था, वो उसके सीने में जा लगी गोली राइफल की। वो ऑन द स्पॉट डेथ कर गया। अब उसका 302 का मुकदमा चलता रहा, और वो ये चिल्लाता रहा, जी प्लेस ऑफ ऑफेंस मेरा घर है, मैं उसके घर नहीं गया। सही बात है, नाइट का टाइम है, घर में अकेला मैं हूँ, वो 15-16 लोग डेडली वेपन, जिसमें आधे लोगों के तो जूते चप्पल मिले, वहां पर मौका वारदात पे गोली चल गई तो भागे होंगे फिर। ढेर सारे पत्थर घर के अंदर पड़े हुए मिले, गेट मेरा तोड़ के अंदर घुस रहे, तो वो निमंत्रण तो देने आए नहीं मुझे कोई अच्छा शादी पार्टी का। सही बात है। तो बोले जी मुझे लगा कि घर में अकेली महिलाएं हैं, मैं अकेला हूँ। तो सर मतलब लाभ नहीं दिया कोर्ट ने उसको, यहाँ से ट्रायल कोर्ट ने कह दिया जी मर्डर है, 302 में उसका कर दिया करने। हाँ, ये केस तो शायद कुछ हाईलाइटेड हुआ था। बड़ा नेगेटिव अप्रोच है कोर्ट का, बड़ा नेगेटिव अप्रोच है। नहीं, ये केस मैंने मतलब मेरे कुछ ध्यान आ रहा था, ऐसा ही आपने क्लियर कर दिया, ये केस तो काफी हाईलाइटेड भी हुआ था। हाँ सर, ये मीडिया में काफी हाईलाइट हुआ था। शील गोस्वामी नाम से था, शील गोस्वामी इसका मेन एक्यूज था। हाँ, और मुझे लगता है का लड़का था, और पार्षद के घर हमला हुआ था गाजियाबाद। इसकी कोई फुटेज वगैरह भी थी, वीडियो वगैरह भी थी शायद कुछ। जी सर, इसकी सीसीटीवी फुटेज। हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी थी, और ये टीवी पे काफी चला था केस। मुझे ध्यान आ रहा था, बल्कि मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा था, आपने बता दिया शोभित। बिल्कुल, तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये हमारे जो है, ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एकेडमिक चैप्टर बन के रह गए हैं, है ना। अभी इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल ये था, ये जो भी बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था, ये जो एक सिपाही ने गोली मार दी थी रात को 2-2:30 बजे, वो अपने कोई MNC में काम करने वाला वो था, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, क्या था, तिवारी लखनऊ का केस हुआ था वो जो। हाँ जी। तो उसमें जो मतलब अब पता नहीं वो कितना रिलायबल है क्या है, कि जो मीडिया में मैंने देखा उसका स्टेटमेंट सबसे पहला, वो जो लड़की उसके साथ थी उस टाइम पे, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि सर मुझे अकेले छोड़ने जा रहे थे, गाड़ी एक जगह रुकी हुई थी। तो एक ये नॉर्मली जनरली कोई पुलिस वाला निकल के जा रहा तो पूछेगा भाई गाड़ी सुनसान जगह क्यों खड़ी है। सही बात है। तो बोले कि सर को लगा कि उन्होंने सोचा कि पुलिस वाला आ रहा, रात का टाइम पता नहीं कैसा, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके निकलना चाहा, लेकिन उसकी बाइक से टकरा के उसकी बाइक पे गाड़ी चढ़ गई हमारी। तो सर ने गाड़ी बैक ली, और वो बैग लेके फिर आगे बढ़ा रहे थे, तो वो उसको बचाते हुए निकलते, वो ये कह रहे थे हमेशा बच के निकलना, लेकिन इसने गोली मार दी। तो अकॉर्डिंग टू मी मतलब जो हमारा वो है उसमें, हमें तो ये लगा कि जब एक बार किसी ने मेरे ऊपर फॉर्च्यूनर गाड़ी चढ़ा दी बाइक के ऊपर, और वो फिर पीछे और फिर से वो आगे आ रहा, तो मुझे तो रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि चढ़ाएगा मेरे ऊपर। बिल्कुल। तो मैंने एक फायर ठोक दिया उस पर, तो क्या, जबकि मैं पुलिस की यूनिफॉर्म में हूँ, अगर सही आदमी होगा तो रुकता मेरे लिए। मेरा एप्रीहेंशन सही है कि वो क्रिमिनल है और मुझे मारना चाहता है। बिल्कुल, वही पुलिस को देख के भागने का मतलब क्या है, उसको भी कोई बेनिफिट नहीं मिला सर। हाँ, तो ये केवल एकेडमिक अप्रोच से पढ़ो, इन्हें रट्टा मारो, समझो, एग्जाम में लिखने को आ जाओ तो सारी धाराएं लिख डालो, उन्हें बता दो भाई क्या कौन सी धारा में क्या क्या बताया गया है। बाकी प्रैक्टिकली अप्रोच से आप कोर्ट के अंदर अगर कोई इनसे लाभ लेना चाहो तो ये लाभ लेने की मनसा जो है बेमानी है, बिल्कुल नहीं मिलेगा लाभ। ठीक है, चलिए अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं, 103 पे। 103 बात करता है संपत्ति की प्राइवेट अब तक यहाँ तक हम पढ़ रहे थे शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का मामला। अब 103 से बात शुरू हो जाती है संपत्ति की। ठीक है, तो 103, 104, 105 और 106 ये संपत्ति की प्रतिरक्षा के बारे में बात कर रहा है। और जो बातें 100 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बताई गई थी, वो 103 में जो है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बात कर रही है 103। और ये कह रहा है कि कब आप संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। 100 में हमने पढ़ा कि आप शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु कब कारित कर सकते हैं, मृत्यु तक। और 103 में संपत्ति की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है व्हेन द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। तो बिल्कुल जैसे वहाँ हमने 7 अवस्थाएं पढ़ी, यहाँ 103 में 4 अवस्थाएं बताई हैं संपत्ति के विषय में। ध्यान रखना, 7 अवस्थाएं हैं शरीर के संबंध में
और 4 अवस्थाएं हैं संपत्ति के संबंध में 103 में। और सेम बात यहाँ भी वही है, ये कह रहा है कि राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द रेस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन सेक्शन 99। सेक्शन 99 का हवाला आपको हर जगह देना है। जब भी आप एग्ज़ाम के अंदर लिखो कि भाई आपको कब मृत्यु कारित करने का राइट है, तो आप प्लेन मत लिखे आना। आप अगर सेक्शन 99 के अकॉर्डिंग उसका साथ निभाते हुए लिखोगे तो आपका आंसर ज़्यादा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। भाई एक तरीका तो यह है कि आप सीधा सीधा पे ले आए कि भाई इन परिस्थितियों में जो है मृत्यु तक कारित की जा सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 सातों आपने रट रखे हैं, आप लिखिए आए। यहाँ 4 रट रखे हैं, चारों लिखिए आए। लेकिन आपको 99 भी ध्यान रखना है। आपको ये भी बताना है कि 99 के ब्रेक भी हैं हमारे एक्सीलेटर के साथ साथ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन सेक्शन 99 टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म to be wrongdoer if the offense the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of the right be an offense of any of the description hereinafter enumerated, namely फर्स्ट कह रहा है रॉबरी, ठीक है। सेकंड कह रहा है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। थर्ड कह रहा है mischief by fire committed on any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used a human dwelling or as a place for the custody of property। और नंबर फोर्थ कह रहा है theft, mischief or house trespass under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will the consequence if such right of private defense is not exercised। 103 देखते हैं क्या कह रहा है हिंदी वर्जन। ये कह रहा है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा करने तक का है यदि वह अपराध जिसके किए जाने के या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है एतस्मिन पश्चात परिगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है अर्थात। तो देखिए वहाँ हमने 2 धाराएं पढ़ी थी 100 और 100(1). 100 में हमें बताया था कि इन परिस्थितियों में मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है, और 101 में बताया था कि अगर 100 वाली परिस्थितियाँ नहीं हैं तो उनसे इतर जो है हम मृत्यु से अलग कोई अपहानि कर सकते हैं। और 103 क्या कह रहा है, 103 में दोनों बातें एक साथ कवर की है। ये कह रहा दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है। इन परिस्थितियों में 4 परिस्थितियाँ ये बता रहा है। पहली परिस्थिति बता रहा है यदि कोई लूट कर रहा है तो लूट काहे की होती है भाई? लूट जो है प्रॉपर्टी किस प्रकार की प्रॉपर्टी की लूट हो सकती है? मूवेबल संपत्ति जो है वो जंगम होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। चोरी भी जंगम संपत्ति की हो सकती है, और जब चोरी में तत्काल मृत्यु या तत्काल उपैती का भय शामिल हो जाता है तो वो कन्वर्ट काहे में हो जाती है? लूट में हो जाती है, लूट में सर, है ना। तो 103 का जो पहला पार्ट है वो लूट को बता रहा है कि यदि लूट आपके साथ हो रही है तो आप अपनी संपत्ति को बचाने के लिए मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, ठीक है। या मृत्यु के अलावा यदि आप अन्य अपहानि से भी अपनी संपत्ति बचा सकते हैं तो आप वो भी बचाई जा सकती है, लेकिन वहाँ आपको लूट की अवस्था में मृत्यु तक आपको राइट मिला हुआ है। इज दैट ओके? दूसरा कह रहा है रात्रों गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट। क्या होता है गृह भेदन? रात में कोई व्यक्ति आपके घर में प्रवेश कर रहा है, किसी ऐसे माध्यम से प्रवेश कर रहा है जो सामान्यतः आने जाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है ना, या कोई नकब लगा रहा है, कहीं दीवार फाड़ के घुस रहा है, तो
तो ये जब आगे पढ़ेंगे, जब ये सेक्शन आएंगे ना, हाउस ब्रेकिंग वाले सेक्शन जब आएंगे, उनमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो रात्रों ग्रह भेदन मतलब अगर नाइट में कोई इस प्रकार का कार्य कर रहा है, हाउस ब्रेक कर रहा है, तो वहाँ मृत्यु तक कारित की जा सकती है। तो इसका मतलब दिन में अगर कोई ग्रह भेदन कर रहा है तो दिन में ग्रह भेदन की आप मृत्यु तक कारित नहीं कर सकते। यही तो मतलब हुआ इसका। जी। और रात्रि का समय क्या माना गया है कानून में? आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। यस 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 यस, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, क्योंकि ये समय आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन्स। सर्दियों में सनसेट जल्दी हो जाता है और सूर्योदय देर से होता है, वहीं गर्मियों में सनसेट देर से होता है और सनराइज जल्दी हो जाता है। तो ये टाइम के लफड़े में ना पड़ा जाए, तो उन्होंने एक ऐसी बात रख दी कि भाई सनसेट के बाद और सनराइज से पहले ये रात्रि मानी गई है। ठीक है। तीसरा कह रहा है अग्नि द्वारा दृष्टि जो किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलयान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। यदि कोई आपकी प्रॉपर्टी पर इस प्रकार की प्रॉपर्टी मतलब ऐसा कोई निर्माण है, तंबू है या जलयान है जो या तो मानव आवास के रूप में प्रयोग किया जा रहा है या उसे संपत्ति के, आपका कोई वो है गोडाउन वगैरह है, तो आप वहाँ संपत्ति को रखेंगे। ठीक है ना, स्टोर है, गोदाम है, दुकान है आपकी। ठीक है ना। तो अगर उसको अग्नि द्वारा दृष्टि की जा रही है तो वहाँ भी 103 ये अनुमत करता है कि आप वैसे हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। इज दैट ओके? फोर्थ कह रहा है चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो, कैसी परिस्थितियों में, जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या गौरवपति होगा। तो चौथे वाले में ये बताया कि चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो। चोरी, रिष्टि और गृह अतिचार के साथ एक कंडीशन जोड़ दी, ऐसी सर्कमस्टेंस जोड़ दी कि यदि ऐसी अवस्था है तो आप वहाँ मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। चलिए भरत सर आ गए हैं भाई, बाकी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वेलकम भरत।